1945 क्रिसमस की रात फायटविल, वेस्ट वर्जीनिया में जॉर्ज और जेनी सोडर अपने 9 बच्चों के साथ अपने घर में सो रहे थे। रात 1 बजे के करीब घर में अचानक आग लग जाती है। जॉर्ज, जेनी और उनके 4 बच्चे सिल्विया, जॉन, मैरी और जॉर्ज जूनियर किसी न किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बाकी 5 बच्चे जेनी, लुइस, मार्था, मॉरिस और बेटी ऊपर की मंजिल पर मौजूद 2 कमरों में सो रहे थे। जॉर्ज घर में दोबारा घुसने की कोशिश करता है ताकि अपने बच्चों को बचा सके, लेकिन सीढ़ियां आग की लपेट में थी। जब वो बाहर रखी सीढ़ी की तरफ जाता है तो वो सीढ़ी भी अपनी जगह मौजूद नहीं थी। जॉर्ज ने अपने 2 कोयले के ट्रक इस्तेमाल करने का सोचा ताकि उन्हें दीवार के साथ लगाकर ऊपर चढ़ सके, लेकिन हैरानकुन तौर पर दोनों ट्रक स्टार्ट नहीं हो रहे थे। बचने वाले बच्चों में से एक बच्ची मदद के लिए पड़ोसी के घर भागती है और फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन ऑपरेटर कोई जवाब नहीं देता। फिर एक दूसरे पड़ोसी ने फायर डिपार्टमेंट को कॉल करने की कोशिश की तो उसे भी कोई जवाब नहीं मिला। आखिरकार एक पड़ोसी खुद शहर गया और फायर चीफ FJ मॉरिस को जाती तौर पर इतला की, लेकिन हैरत की बात यह थी कि फायर डिपार्टमेंट सिर्फ 2.5 मील के फासले पर होने के बावजूद 8 घंटे बाद सुबह 8 बजे मौका पर पहुंचता है। तब तक घर मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो चुका था। इससे भी ज्यादा हैरत की बात यह थी कि इन 5 बच्चों का कोई सुराग नहीं मिलता। क्या वो 5 बच्चे आग में जल के राख हो चुके थे? अगर ऐसा था तो उनकी हड्डियां या कुछ तो मिलता जिनसे बच्चों का जलना साबित होता, मगर ऐसा नहीं हुआ। घर के नीचे मौजूद बेसमेंट को जॉर्ज ने बुलडोजर की मदद से मिट्टी डालकर अपने बच्चों की यादगार बना दिया, लेकिन कुछ ही दिन में जॉर्ज और जेनी को शक हुआ कि उनके बच्चे मरे नहीं बल्कि अगवा कर लिए गए हैं। जॉर्ज और जेनी को पता चल गया कि आग जानबूझकर लगाई गई थी ताकि अगवा के लिए बहाना बनाया जा सके। उनके मुताबिक ये कोई हादसा नहीं था, क्योंकि आग लगने की वजह वायरिंग में खराबी बताई गई थी। मगर कुछ दिन पहले जॉर्ज ने घर की सारी जांच करवाई थी, सब ठीक था। फिर अचानक कैसे तारों की खराबी से आग लग गई? ऐसी क्या वजह थी जो 5 बच्चों की किडनैपिंग की वजह बनी? क्या ये किसी साजिश का नतीजा थी या कोई पुरानी दुश्मनी जिससे जॉर्ज बेखबर था, जो 5 बच्चों के जरिए पूरी की गई? इस मिस्ट्री पर बात करने से पहले जॉर्ज की पर्सनल हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं। जॉर्ज सोडर इटली से हिजरत करके अमेरिका आया था। सोडर फैमिली के शहर फायटविल में एक छोटी लेकिन इंगेज्ड इमिग्रेंट कम्युनिटी मौजूद थी। जॉर्ज इस कम्युनिटी में नहायत सरगर्म था। उसके ख्यालात अक्सर गर्मा गर्म डिबेट का बायस बनते। जॉर्ज इटली से क्यों निकला था कोई नहीं जानता था। कुछ लोगों का कहना था कि जॉर्ज इटली की डार्क एक्टिविटीज में मुलव्विस था और शायद यही वजह जॉर्ज के बच्चों के अगवा का सबब बनी। आइए बात करते हैं उन वाकयात के बारे में जो 5 बच्चों के अगवा की तरफ इशारा करते हैं। आग लगने से कुछ ही अर्सा पहले एक लाइफ इंश्योरेंस सेल्समैन ने जॉर्ज को इंश्योरेंस खरीदने की ऑफर की और जॉर्ज ने खरीदने से इनकार कर दिया। इस इनकार पर सेल्समैन ने गुस्से में धमकी दी कि तुम्हारा घर जल जाएगा और तुम्हारे बच्चे तबाह हो जाएंगे। फिर एक दफा एक अजनबी शख्स ने जॉर्ज से मुलाजमत की दरख्वास्त की, जिस पर जॉर्ज ने इनकार किया। इस पर उस शख्स ने बिजली के बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसे कभी ना कभी आग लग जाएगी, जबकि जॉर्ज ने हाल ही में उसकी तारों की जांच करवाई थी और वो बिल्कुल ठीक हालत में थी। क्रिसमस से कुछ दिन पहले जॉर्ज के बड़े बेटों ने हाईवे 21 के करीब एक गाड़ी देखी जो कई दिनों से खड़ी थी और जॉर्ज के बच्चों पर नजर रखे हुए थी। 24 दिसंबर की रात 10:30 पर जेनी और जॉर्ज अपनी 3 साल की बेटी के साथ सोने की तैयारी कर रहे थे तो जॉर्ज की सबसे बड़ी बेटी मैरी ने स्टोर से लाए गए गिफ्ट्स छोटे बहन भाइयों को दिए और जेनी ने बच्चों को थोड़ी देर और खेलने की इजाजत दे दी। जेनी ने अपने बड़े बेटों को याद करवाया कि वह सोने से पहले मुर्गियों को खाना देना और बंद करना ना भूले। रात के तकरीबन 12:30 बजे के करीब फोन की घंटी बजी। जेनी ने फोन उठाया तो एक अजनबी औरत ने किसी के बारे में पूछा जिसको जेनी नहीं जानती थी। उसके पीछे से कहकों की और गिलासों के आपस में टकराने की आवाज आ रही थी। जेनी ने रॉन्ग नंबर बताकर कॉल काट दी। जेनी ने फिर अपने बिस्तर पर जाने से पहले देखा कि नीचे की लाइट्स अभी जली हुई थी। दरवाजा अनलॉक था और पर्दे नहीं खींचे गए थे। हालांकि बच्चे आमतौर पर रात को सब कुछ बंद कर देते थे। जेनी ने दरवाजा बंद किया और पर्दे खींच दिए। जेनी सोने चली जाती है। अभी पूरी तरह सोई नहीं थी कि छत पर कुछ गिरने की आवाज आती है जिससे जोरदार धमाका होता है।
वो नींद से जाग जाती है और जॉर्ज को बताने का सोचती है, लेकिन उसी दौरान उसकी फिर से आंख लग जाती है। करीब आधे घंटे बाद जेनी धुएं की बदबू से दोबारा जागती है। ये बात दिलचस्प है कि नीचे की लाइट्स जल रही थी। अगर आग खराब वायरिंग की वजह से लगी थी, जैसा कि दावा किया गया था, तो घर में बिजली नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जेनी ने देखा कि आग लगने से पहले और आग के दौरान भी लाइट्स जल रही थी। एक पड़ोसी ने आग के दौरान ये देखा कि एक आदमी एक ब्लॉक और टैकल हटा रहा था, जो आमतौर पर गाड़ियों के इंजन निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जॉर्ज के दोनों कोयले के ट्रक उस रात क्यों नहीं चल रहे थे? इससे जाहिर हुआ ये भी साजिश का ही हिस्सा था, जो जानबूझकर किया गया था। आग लगने के चंद दिन बाद जब जॉर्ज की फैमिली इस यादगार पर गई जो बेसमेंट में जॉर्ज ने बनाई थी, सिल्विया को सहन में एक सख्त रबड़ जैसी चीज मिली। जेनी का कहना था कि ये वही चीज हो सकती है जिसके गिरने से उस रात धमाके की आवाज पैदा हुई थी। जॉर्ज ने जब इस चीज को चेक करवाया तो पता चला कि ये एक नैपाम पाइनएप्पल बॉम्ब है, जो कि उस वक्त जंग में इस्तेमाल किए जाते थे। इस सब के बाद और बच्चों का कोई सुराग ना मिलने पर जॉर्ज ने कुछ तजुर्बे किए और मुख्तलिफ किस्म की जानवरों की हड्डियों को जलाया, और हर बार हड्डियों का रेजिड्यू रह गया। जेनी ने एक क्रेमेटोरियम में काम करने वाले आदमी से भी बात की, जिसने बताया कि 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 2 घंटे तक आग जलने के बाद भी हड्डियां बाकी रहती हैं, जबकि सॉडर के घर सिर्फ 45 मिनट तक आग लगी रही थी। एक बात यह भी थी कि घर के मलबे से घरेलू सामान की बाकियात भी मिली थी, जिससे जाहिर था कि आग से हर चीज मुकम्मल नहीं जली थी, तो इंसानी हड्डियां मुकम्मल राख कैसे हो सकती थी? इससे वाज़ेह था कि बच्चे आग में जले ही नहीं। जब इर्द गिर्द के लोगों से पूछा गया तो पता चला कि आग वाली रात एक औरत ने बच्चों को एक कार में देखा था, जो आग के दौरान वहां से गुजर रही थी। जिस दिन आग लगी उसके अगले दिन फाइटविल से 50 मील फासले पर मगरब की तरफ एक खातून जो एक टूरिस्ट स्पॉट चलाती थी, उसने पुलिस को बताया कि मैंने इन बच्चों को नाश्ता दिया था, जो कि एक कार में थे जिसकी नंबर प्लेट फ्लोरिडा की थी। तकरीबन एक हफ्ते के बाद एक औरत ने बताया कि उसने 5 में से 4 बच्चों को 2 मर्दों और 2 औरतों के साथ देखा, जो इटालियन थे। इस औरत ने पुलिस को बताया कि मैंने बच्चों से दोस्ताना अंदाज में बात करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक मर्द ने मुखालफत की और मुझे बच्चों से बात करने की इजाज़त नहीं दी। तकरीबन 1 साल बाद जॉर्ज ने न्यूयॉर्क के न्यूज़पेपर में स्कूल के बच्चों की तस्वीर देखी और उनमें से एक बच्ची जॉर्ज को अपनी बेटी की तरह लगी। जॉर्ज फौरन न्यूयॉर्क गया और इस लड़की के पेरेंट्स का पता किया, लेकिन उन्होंने इससे बात करने से इनकार कर दिया। आग लगने के 2 साल बाद 1947 में जॉर्ज और जेनी ने FBI की मदद लेने की कोशिश की। FBI ने भी मदद करने की पेशकश की, लेकिन चौंका देने वाली बात यह थी कि फाइटविल पुलिस और फायर डिपार्टमेंट ने उनकी मदद करने से मना कर दिया। जॉर्ज और जेनी ने सीसी टिंसली नामी एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर की मदद ली ताकि वो इस पुरस्रार मामले की गहराई तक जा सके। सीसी टिंसली को पता चला कि क्रोनर्स ज्यूरी का एक रुकन जिसने फैसला दिया था कि सॉडर हाउस की आग एक हादसा थी, ये वही इंश्योरेंस सेल्समैन था जिसने जॉर्ज को पहले धमकी दी थी। इससे भी ज्यादा हैरत की बात ये थी कि जब टिंसली ने कस्बे के लोगों से आग के बारे में पूछा तो ये अफवाह सुनने को मिली कि टाउन के वजीर ने बताया कि फायर चीफ ने कुछ लोगों को ये कहा था कि उसको सॉडर के घर की राख से एक दिल मिला था, जो कि उसने एक डायनामाइट बॉक्स में छुपाया और घर की जगह दफन कर दिया था। टिंसली ने फायर चीफ को वो जगह दिखाने को कहा जहां दिल दफन किया गया था, लेकिन जब इस जगह को खोदा गया तो वहां से गाय का जिगर मिला जो किसी आग में नहीं जला था। 1949 में सॉडर फैमिली ने एक माहिर पैथोलॉजिस्ट ऑस्कर बी हंटर को बुलाया। हंटर ने घर के मलबे की जांच के लिए खुदाई की तो 4 इंसानी रीढ़ की हड्डी के टुकड़े मिले। जब हड्डियों का DNA करवाया गया तो पता चला कि ये तो किसी 16 से 17 साल शख्स की हड्डियां थी और जॉर्ज के बड़े बेटे की उम्र सिर्फ 14 साल थी। रिपोर्ट के मुताबिक वो हड्डियां आग में जली हुई भी नहीं थी। उसका कहना था कि ये हड्डियां उस मिट्टी में आई थी जो जॉर्ज ने तहखाने में यादगार के लिए इस्तेमाल की थी। रिपोर्ट के मुताबिक जॉर्ज को वो हड्डियां वापस कर दी गई, मगर इंटरेस्टिंगली वो हड्डियां गायब हो गई और आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ गई। और बदकिस्मती से वो इन हड्डियों की DNA रिपोर्ट हासिल नहीं कर सके, जिससे ये पता चलता कि ये जॉर्ज के बच्चों की हड्डियां हैं।
रिपोर्ट के बाद वेस्ट वर्जीनिया के गवर्नर ओकी एल पैटरसन ने चार्ल्सटन में एक समाअत बुलाई। इस हेयरिंग में उन्होंने सॉडर केस को कम्प्लीटली बंद कर दिया और जॉर्ज और जेनी को कहा कि उनकी तलाश मायूस कुन है। केस बंद होने के बावजूद जॉर्ज और जेनी ने हार नहीं मानी और बिलबोर्ड लगवाए जिसमें बच्चों की तस्वीर और मालूमात थी। ये बिलबोर्ड तकरीबन 40 साल तक लगे रहे और इन्हीं बिलबोर्ड्स की वजह से सॉडर फैमिली के इस किस्से का जिक्र कई सालों तक चलता रहा। जॉर्ज ने यह दावा किया कि ये अगवाकारी थी और आग कोई वायरिंग की खराबी की वजह से नहीं लगी थी और ना ही इस आग में बच्चों के जल जाने का कोई सबूत मिला। आखिर में लॉ ऑफिसर्स पर पर्दा डालने का इल्जाम आया और बिल बोर्ड पर कुछ ऐसा लिखा गया कि कानून ने नाइंसाफी की और झूठ बोला और एक बड़े गुनाह को छुपाया। बाद में लोगों ने कहा कि ये काम माफिया का था। कुछ ने कहा बच्चे इटली में हैं और कुछ ने कहा बच्चों को यतीम खाने में बेच दिया गया है। कुछ अरसे बाद सॉडर फैमिली को एक खत मिलता है कि जॉर्ज की बेटी एक कॉन्वेंट में है और फ्लोरिडा से भी एक इत्तला मिली कि बच्चे उसके दूर के रिश्तेदारों के साथ रह रहे हैं। जॉर्ज ने इन तमाम खबरों की जांच की लेकिन हर बार नाकामी हुई। आग लगने के 23 साल बाद 1967 में जेनी को एक तस्वीर मिलती है जिस पर वापसी का पता नहीं लिखा हुआ था लेकिन किसी ने केंटकी से भेजी थी। तस्वीर एक नौजवान लड़के की थी जिसकी उम्र तकरीबन 25 साल थी। जॉर्ज और जेनी का कहना था कि ये उनका बेटा ल्यूइस है जो आग लगने के वक्त 9 साल का था और तस्वीर के पीछे लिखा हुआ था लुइस सॉडर, मैं भाई फ्रैंकी से मोहब्बत करता हूँ, लिल बॉयज 90132। जॉर्ज ने छोटे लेवल के एक इन्वेस्टिगेटर को केंटकी भेजा ताकि उसके बारे में कुछ पता लगाया जा सके लेकिन वो इन्वेस्टिगेटर कभी वापस ही नहीं आया। लोगों ने कहा कि इन्वेस्टिगेटर पैसे लेकर भाग गया लेकिन सच्चाई क्या है आज तक किसी को नहीं पता चला। 1969 में 74 साल जॉर्ज सॉडर की मौत हो जाती है। 1989 में जेनी सॉडर भी 85 साल की उम्र में चल बसी और बच्चों की तलाश का सिलसिला खत्म हुआ। सिल्विया जॉर्ज की सबसे छोटी बेटी जो इस वक्त 2 साल की थी, उसको यकीन था कि उसके बहन भाई आग में नहीं मरे थे। सिल्विया की बेटी जेनी हैंथ्रोन ने वेस्ट वर्जीनियन टाइम्स को बताया कि मेरी माँ ने मेरी दादी से वादा किया था कि वो कभी इस कहानी को खत्म नहीं होने देंगी। यही वादा अब मैं और मेरा भाई निभा रहे हैं। सॉडर फैमिली का ये केस आज भी एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। कोई नहीं जान पाया कि आखिर वो 5 बच्चे कहाँ गए।